दोस्तों ये स्टोरी का 50 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। सॉरी ने सांझ को इतनी बुरी तरह से डांट दिया था कि सांझ की आंखों में आंसू आ गए। सांझ जब से रजावत हाउस आई थी उसे किसी ने भी किसी बात के लिए नहीं डांटा था, लेकिन आज सॉरी ने सांझ को बहुत बुरी तरीके से डांट दिया था। सांझ के दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उसे इतना समझ आ रहा था कि सॉरी उसे डांट रहा है। सांझ ने अपने फटे हुए टेडी बियर को उठाया और उसे अपने सीने से लगाकर चुपचाप रोते हुए उसके कमरे से चली गई। सांझ के जाते ही सॉरी ने गुस्से में अपना हाथ दीवार में दे मारा। वह सांझ पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी कॉल सच में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन सबको लेकर रघुवंशी मेंशन आ गया था, लेकिन उन सबके साथ शिवाय नहीं था। हर्षवर्धन जानता था शिवाय कहाँ होगा और अब हर्षवर्धन रिएक्ट नहीं करना चाहता था। हर्षवर्धन और हीर अपने कमरे में चले गए। हीर ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई हुई थी, जिसकी वजह से उसने अपने हाथ थोड़े से हवा में उठा रखे थे, जिसे देखकर हर्षवर्धन थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था। हर्षवर्धन ने हीर को देखकर कहा, हीर अब तुम्हारी मेहंदी सूख गई होगी, हाथ धो लो। हीर ने कहा, हाँ पीहू के डैडी, मेहंदी तो सूख गई, लेकिन अब मैं सुबह ही अपने हाथ धोऊंगी। हर्षवर्धन ने कहा, सुबह क्या हो जाए, अभी अपने हाथ साफ करके आओ। हीर थोड़ा सा हर्षवर्धन के नजदीक गई और बोली, पीहू के डैडी क्या हुआ? इस पर हर्षवर्धन ने मुंह बनाकर कहा, मुझे मेहंदी की खुशबू अच्छी नहीं लगती, मेरे सिर में चढ़ती है, प्लीज तुम हाथ धोकर आओ। हीर ने अपना एक हाथ हर्षवर्धन के सीने पर रखकर कहा, आप महसूस करेंगे तो खुशबू भी आएगी। हीर के इतना नजदीक होने से हर्षवर्धन का मूड ठीक होने लगा। हर्षवर्धन ने हीर के गाल पर किस करके कहा, वैसे मैंने आज तुम्हें सुबह से कम्प्लीमेंट नहीं दिया, लेकिन तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी, यह कलर तुम पर जचता है। हर्षवर्धन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर हीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हीर के मुस्कुराने से अब हर्षवर्धन से कंट्रोल नहीं हुआ और उसने हीर के होठों को कैप्चर कर लिया। थोड़ी देर बाद दोनों ही बेड पर एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। हीर की सूखी हुई मेहंदी के टुकड़े पूरे बेड पर बिखरे हुए थे। वह मेहंदी हर्षवर्धन और हीर के प्यार की गवाही दे रही थी। कुछ एक दूसरे के साथ बिताने के बाद हीर को थकावट हो गई और वह हर्षवर्धन के कंधे पर सिर रखकर सो गई। हर्षवर्धन कुछ देर तक हीर के चेहरे को ही देखता रहा, फिर उसने झुककर हीर के माथे को चूम लिया। फिर उसने हीर को अच्छे से कवर किया, फिर बेड से उठकर अपने कपड़े पहन लिए और लैपटॉप उठाकर स्टडी रूम की तरफ जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ विराज अपने कमरे से निकलकर धीरे से वीरा के कमरे में गया। वीरा अपने भाई के साथ उस कमरे में सो रही थी। विराज धीरे से वीरा के पास गया और उसने धीरे से वीरा का हाथ पकड़कर देखा तो वीरा के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और उसमें वीरा लिखा हुआ था। विराज कुछ देर तक वीरा को ही देखता रहा और फिर उसने मेहंदी की कीप लेकर वीरा के नाम के आगे जे लगा दिया। जे लगाकर विराज ऐसे खुश हो रहा था जैसे उसने कितनी बड़ी जंग जीत ली हो। आखिर उसके लिए जंग ही थी कि उसने सोई हुई वीरा के हाथ में मेहंदी लगा दी और वीरा को पता भी नहीं चला। विराज फिर थोड़ा सा वीरा के चेहरे की तरफ झुका, उसने एक छोटी सी किस उसके माथे पर की, फिर चूम कर अवनीत के पास आया और फिर अवनीत के बालों पर हाथ फेरा और फिर चुपचाप वीरा के कमरे से चला गया। विराज जब कमरे से बाहर आया तो 4-5 कदम ही चला था कि हर्षवर्धन से टकरा गया। हर्षवर्धन से टकराते ही विराज के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। हर्षवर्धन ने हल्के गुस्से में कहा, यह रात को उल्लू बना कहाँ घूम रहा है, सोना नहीं है? हर्षवर्धन की नजर विराज के हाथ पर गई जिसमें मेहंदी की कीप थी। हर्षवर्धन को देखकर विराज ने अपनी मेहंदी की कीप छुपानी चाही तो हर्षवर्धन ने कहा, सिर्फ मेहंदी की कीप छुपाने से कुछ नहीं होगा, जाकर वीरा को प्रपोज कर दो। अगर उसने हाँ कर दी तो मैं लगे हाथ तेरे भी हाथ पीले कर दूंगा और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा। विराज ने भी जब हर्षवर्धन के चेहरे की तरफ देखा तो हर्षवर्धन के गले से लेकर नीचे तक हीर की सूखी हुई मेहंदी लगी हुई थी, जिसे देखकर विराज को समझते देर नहीं लगी हर्षवर्धन क्या करके आया है। विराज ने अपना एक हाथ बढ़ाया और हर्षवर्धन के गले से झाड़ता हुआ बोला, चाचू पहले जाकर अपनी मेहंदी साफ कर लो, मेरे हाथ बाद में पीले करना। हर्षवर्धन भी था तो अपने भतीजे का चाचा ही, उसने भी कमेंट मारते हुए कहा,
मेरी मेहंदी मत झाड़, बल्कि कोशिश कर कि यह मेहंदी तेरे गले पर भी लग जाए। कब तक मेहंदी की कीप हाथ में लिए घूमे? इस पर विराज ने कहा, चाचू, जब तक उसकी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती, मैं उसकी और उसकी पढ़ाई के बीच में नहीं आना चाहता। हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, हाँ, वैसे भी तेरी हरकतें कुछ कुछ बंदर जैसी हैं। क्या पता तू बंदर बनकर उसकी किताबें फाड़ दे और वह बेचारी फैशन डिजाइनर बनती बनती रह जाए। हर्षवर्धन की बात सुनकर विराज ने गुस्से में हर्षवर्धन को देखा और हर्षवर्धन ने अपनी बात जारी करते हुए कहा, तू कंफर्म तो है ना कि तुझे उससे प्यार हो गया है? कोई डाउट तो नहीं है? इस पर भी विराज ने कहा, पता नहीं चाचू, लेकिन वह साथ रहती है तो अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं यह जिंदगी उसकी दी हुई है। हर्षवर्धन ने विराज को समझाते हुए कहा, मेरी बातों का मतलब समझो विराज, तुम उसका एहसान मानते हो, उसे प्यार नहीं करते। पहले अपने दिल में कंफर्म करो कि तुम उसका एहसान मानते हो या उसे प्यार करते हो। इतना कहकर हर्षवर्धन वहां से चला गया और विराज, जो कि पहले ही बहुत कंफ्यूज था, वह और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वहीं दूसरी तरफ सांझ अपने टेडी बियर को लेकर अपने कमरे में आ गई और उसे पकड़कर रोती रही। रोती रोती सांझ बेड पर ही सो गई। सौर्य को आज खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने सांझ के साथ बहुत मिसबिहेव किया था। सौर्य अपने कमरे से निकलकर सांझ के कमरे में गया। उसने देखा सोते हुए भी उसने टेडी बियर को अपने सीने से लगाए हुए है और सुबक रही है। सौर्य को इस वक्त खुद पर गुस्सा आ रहा था और सांझ पर बहुत प्यार। सौर्य समझ रहा था कि सांझ बस उसके साथ ही कंफर्ट फील करती है, इसलिए अपनी हर छोटी बड़ी खुशी उसी के साथ बांटने की कोशिश करती है। सौर्य सांझ के करीब गया, उसने उसके माथे पर हाथ लगाया और थोड़ी देर उसका सिर सहलाकर उस कमरे से बाहर चला गया। सौर्य सीधा घर से निकलकर गार्डन में आया। सौर्य ने अपनी गाड़ी निकाली और रजावत हाउस से बाहर चला गया। वरदान बालकनी में खड़ा हुआ सौर्य को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को सौर्य आखिर जा कहाँ रहा है। फिर उसने सोचा कि वह बाद में इस बारे में सौर्य से पूछ लेगा। वहीं सौर्य ने अपनी गाड़ी एक बड़ी सी शॉप के बाहर रोकी। वह शॉप बंद थी। सौर्य गाड़ी से उतर गया। उसने अपना फोन निकाला और शॉप के ऑनर को कॉल करते हुए कहा, मैं आपकी शॉप के बाहर खड़ा हूँ, प्लीज जल्दी आ जाइए। यह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं जानता हूँ मैंने इतनी रात आपको परेशान किया, लेकिन मुझे सच में बहुत सारे टेडी बियर चाहिए। सौर्य उस शॉप के सामने करीब 1 घंटा खड़ा रहा और तभी उसका ऑनर शॉप पर आया। उसने शटर खोला और फिर सौर्य को देखकर आने के लिए इशारा किया। सौर्य अंदर चला गया। सौर्य ने नजर घुमाकर देखा तो वह एक बहुत बड़ी शॉप थी और जिसमें एक से एक टेडी बियर रखे थे। शॉप वाला खुश हो तो था ही कि आज उसकी बिक्री होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वह इरिटेट भी हो रहा था, क्योंकि इतनी रात को सौर्य ने उसे फोन करके जगा दिया था। शॉप वाले ने कहा, सर, अपनी बीवी के लिए लेना है। सौर्य ने कहा, नहीं यार, बीवी नहीं है मेरी। फिर ऑनर ने कहा, सर, गर्लफ्रेंड के यही नखरे हैं, किसी भी वक्त कहीं भी भेज देती हैं। इस पर सौर्य ने कहा, नहीं यार, गर्लफ्रेंड भी नहीं है। शॉपकीपर हैरान हो गया और मन ही मन बोला, तो फिर यह क्या पागल है जो इतनी रात को यहाँ टेडी बियर लेने आ गया है? 4 घंटे का इंतजार नहीं हुआ? सुबह तो मैं दुकान खोल ही देता हूँ। सौर्य अभी टेडी बियर की दुकान में नजर घुमा रहा था। सौर्य ने पहली बार इतने सारे टेडी बियर एक साथ देखे थे। उसे भी वह टेडी बियर देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। शॉपकीपर ने कहा, अच्छा, मतलब आप किसी से एक तरफा प्यार करते हैं, उसी के चलते उसके लिए टेडी बियर लेने आए हैं? इस पर सौर्य ने कहा, नहीं यार, यह बात भी नहीं है। अब तो शॉपकीपर का मन हुआ कि वह अपने बाल ही नोच ले, लेकिन फिर भी उसने पेशेंस के साथ काम किया। शॉपकीपर जानना चाहता था कि आखिर इतनी रात को वह किसके लिए टेडी बियर लेने आया है। शॉपकीपर ने अपनी जिज्ञासा को शांत करते हुए सौर्य से पूछा, सर, बुरा ना माने तो आप मुझे बताइए कि इतनी रात को आप किसके लिए टेडी बियर खरीदने आए हैं? सौर्य ने कहा, यार, एक लड़की है, वह लड़की थोड़ी मेंटली अपसेट है। मैंने उस लड़की को बहुत डांट दिया और उसका टेडी बियर भी खराब कर दिया। अब उसी के लिए टेडी बियर लेने आया हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कितने लूं और कौन कौन से लूं। जरा आप ही मेरी हेल्प कर दो। इस पर शॉपकीपर ने कहा, सर, ये आप बताइए उस लड़की की उम्र कितनी है? सौर्य ने कहा, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 19, 20 या 21, मतलब एडल्ट है। शॉपकीपर ने 2 बड़े बड़े टेडी बियर एक साइड रख दिए, फिर 2 उससे
छोटे ऐसे करते हुए शॉपकीपर ने करीब 20 जोड़ी टेडी बियर सौर के सामने रख दिए और फिर बोला, सर यह मेरी शॉप के सबसे ज्यादा बिकने वाले टेडी बियर हैं। आपको इसमें से जो पसंद है वह ले लीजिए। लेकिन सौरी को तो अभी समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सा टेडी बियर ले। सौरी ने एक नज़र शॉपकीपर को देखा और एक नज़र उन टेडी बियर को और फिर बोला, इन सब को पैक कर दो। शॉपकीपर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई क्योंकि उसका आज बहुत ज़्यादा मुनाफा होने वाला था, लेकिन उसे यकीन भी नहीं आ रहा था। इसलिए उसने कन्फर्म करते हुए फिर पूछा, सर आप क्या कह रहे हैं? इस पर सौरी ने कहा, मैं कह रहा हूँ यह सारे टेडी बियर पैक करके मेरी गाड़ी में रख दो। सौरी ने इतना कहकर अपना मोबाइल निकाला और उस आदमी की तरफ देखता हुआ बोला, हाँ तो बताइए आपके कितने पैसे हुए? शॉपकीपर अब भी हैरान था। शॉपकीपर ने फिर उन टेडी बियर को पैक किया, लेकिन वह सारे टेडी बियर शायद ही सौर की गाड़ी में आ पाते। लेकिन शॉपकीपर ने भी जैसे तैसे करके सौर की गाड़ी में वह टेडी बियर भर दिए। सौर्य अपनी गाड़ी को देख रहा था और हंस रहा था। सौर्य ने कभी भी ऐसा बचपना वाला काम नहीं किया था, लेकिन सांझ को हर्ट करने के चक्कर में उसे यह भी करना पड़ गया। शॉपकीपर ने आखिरी टेडी बियर सौर की डिग्गी में रखा और उसे देखकर हंसता हुआ बोला, भाई साहब मेरी ड्राइविंग सीट पर तो टेडी बियर नहीं है ना, क्योंकि गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा, टेडी बियर नहीं। इस पर शॉपकीपर भी हंसने लगा। सौरी ने फिर शॉपकीपर के कंधे पर हाथ मारकर कहा, अच्छा दोस्त चलता हूँ। सॉरी मैंने इतनी रात को आपको डिस्टर्ब किया। इतना कहकर सौर्य अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने बेल्ट लगाई और जैसे ही अपने पास देखा, उसके बराबर में भी एक बड़ा सा टेडी बियर बैठा हुआ था। सौर्य ने उस टेडी बियर को देखकर कहा, साले तेरे चक्कर में मैंने उस लड़की को कितना कुछ सुना दिया, अब जाकर उसे मना लेना। टेडी बियर भी सौर्य की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे सौर्य का मजाक उड़ा रहा हो। सौर्य ने उस टेडी बियर को एक स्माइल पास की और गाड़ी का गियर चेंज किया, फिर वहां से चला गया। वहीं दुकानदार सौर्य को जाते हुए देख रहा था और मन ही मन बोला, ऐसे लड़के कहाँ होते हैं जो किसी पागल लड़की से भी इतना प्यार करें। सच कहते हैं भगवान ने कुछ लोगों को फरिश्ता बनाकर दुनिया में उतारा है। नेक्स्ट मॉर्निंग रघुवंशी मेंशन रूही जब सोकर उठी तो उसने अपने सामने राजवीर को मिरर के पास खड़े हुए देखा। राजवीर तैयार हो रहा था। रूही ने पूछा, आज भी कोई मीटिंग है? इस पर राजवीर ने कहा, एक छोटी सी मीटिंग है, मैं और चाचू जा रहे हैं, बाकी सब घर पर ही रहेंगे। और चाचू ने कहा है तुम सिंड्रेला चाची के साथ मिलकर थोड़ी तैयारी देख लेना। रूही उठकर बैठ गई। रूही राजवीर के पास गई और अपना एक हाथ दिखाते हुए बोली, देखो राजवीर चले जाओ लेकिन टाइम से ही घर आ जाना। राजवीर जो कि अपनी बॉडी पर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था, उसकी नज़र रूही के हाथ पर गई और उसने रूही के हाथ पर अपना नाम देखा। उस नाम को देखकर राजवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और रूही ने वह मुस्कुराहट देख ली। रूही ने छोटी आंखें की और राजवीर को देखकर कहा, क्यों मुस्कुरा रहे हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने? यही तो कहा है कि टाइम से घर आ जाना। राजवीर ने कहा, अब मैं मुस्कुरा भी नहीं सकता, तुमसे पूछकर मुस्कुराऊं? रूही बोली, नहीं मुझसे पूछकर मत मुस्कुराओ, लेकिन बिना वजह मुस्कुराओगे तो दुनिया वाले पागल कहेंगे। राजवीर सोफे पर बैठा और उसने शूज पहनते हुए बोला, रूही एक बात का ध्यान रखना, मैं कोई भी काम बिना वजह नहीं करता, ना बिना वजह हंसता हूँ और ना बिना वजह दुखी होता हूँ। राजवीर ने यह बात इतनी कॉन्फिडेंस से कही थी कि रूही राजवीर से इम्प्रेस हो गई। रूही के अंदर एटीट्यूड था, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड था। वहीं राजवीर के अंदर भी बहुत खुददारी थी और वह अपनी खुददारी पर नाज करता था। रूही राजवीर के पास बैठी हुई बोली, अच्छा तो बताओ क्यों मुस्कुरा रहे थे? यह सुनकर राजवीर के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई और उसने रूही की तरफ देखकर कहा, तुम मुझे डिवोर्स कब दे रही हो? यह सुनकर कहीं ना कहीं रूही उदास हो गई। फिर उसने बातों को घुमाते हुए कहा, बताया तो था, या शादी हो जाए तब चाचू से बात करके अमेरिका चली जाऊंगी, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम किस बात पर हंस रहे थे? राजवीर ने अब तक शूज पहन लिए और वह खड़ा होकर बोला, नहीं इस बात पर नहीं हंस रहा था, खैर छोड़ो मैं जा रहा हूँ। राजवीर जैसे ही हाथ धोने वॉशरूम गया, रूही राजवीर को जाते हुए देख रही थी। राजवीर वापस आया और रूही को देखा और फिर अपना बैग उठाकर बाहर की तरफ जाने लगा। रूही बोली, राजवीर नाश्ता करके जाना। राजवीर रुक गया और रूही को देखकर बोला,
पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, मेरी टेंशन मत लिया करो। मैं नहीं चाहता मुझे तुम्हारे टोकने की आदत पड़ जाए। राजवीर अपनी बात बोलकर चला गया और रूही मुंह बनाकर खुद से बोली, क्या अजीब पागल है। एक तो मैं इसकी फिक्र कर रही हूँ और यह है कि जब देखो दिल तोड़ने वाली बातें करता है। रूही पैर पटककर वॉशरूम में चली गई। रूही बाथरूम में गई, उसने अपना मुंह धोया, फिर अपने हाथ धोए। रूही फिर अपने हाथों की मेहंदी साफ की तो उसके हाथों की मेहंदी का रंग बहुत गाढ़ा था। तभी रूही की नजर अपने हाथ पर गई जहां राजवीर लिखा हुआ था। रूही ने राजवीर का नाम अपने हाथों में देखा तो उसकी आंखें ही फैल गई। रूही ने अपनी और राजवीर की बातों को याद किया तो उसे समझ आया कि जब उसने राजवीर की तरफ हाथ दिखाकर बात की थी तब राजवीर ने शायद नाम देख लिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और तभी रूही को याद आया कि राजवीर ने तो उसे नशे की हालत में अपने दिल की बात बता दी थी। यह सब सोचकर रूही का दिल जोरों से धड़कने लगा। रूही तो पहले ही अपने रिश्ते को लेकर बहुत कंफ्यूज थी और अब तो उसकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। रूही अपने ही ख्यालों में थी तभी उसका फोन रिंग हुआ। रूही जल्दी से बाथरूम से बाहर आकर फोन ढूंढने लगी और कुछ ही सेकंड में उसे अपना फोन तकिए के नीचे मिल गया। रूही ने फोन देखा तो उसकी भौहें तन गई। रूही ने फोन कट कर दिया। फिर से रूही को इस नंबर से फोन आने लगा। फोन कट किया लेकिन वह आदमी बार बार रूही को फोन कर रहा था। रूही ने इस बार फोन उठाकर गुस्से में कहा, अभय तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों मुझे कॉल कर रहे हो? लगता है मेरी पिटाई भूल गए हो। अगर ज्यादा स्मार्ट बने तो दिव्यांश भाई और शिवाय भाई से कह दूंगी, फिर जो बची हड्डियां हैं वह मेरे भाई तोड़ देंगे। अभय ने दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा, रूही अपनी पिटाई भूला नहीं हूँ, तभी तो देखो मैंने तुम्हें कितनी सारी वीडियो भेजी हैं। रूही ने फोन कट किया और अपने फोन में अभय की भेजी हुई वीडियो देखने लगी। जैसे जैसे वह वीडियो देख रही थी रूही की आंखें फैलती जा रही थी। रूही को यकीन नहीं था कि अभय अब इतनी घटियापन पर उतर आएगा। रूही सोच रही थी तभी उसका फोन फिर से रिंग हुआ। रूही ने फोन उठाकर गुस्से में कहा, तुमने तो घटियापन में और भी ज्यादा डिग्री हासिल की हुई है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते? इस पर अभय ने कहा, यार डायलॉग बाजी कम किया करो। जब मुझे पीट रही थी तब तो नहीं सोचा तुमने कि अगर अभय अपनी पर आ गया तो तुम्हारे साथ क्या करेगा? रूही गुस्से में बोली, आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो या वीडियो भेजकर क्या कर लोगे तुम? इस पर अभय ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा नाम है हर्षवर्धन रघुवंशी उसे खराब कर दूंगा। तुम्हारे चाचू को तो तुम सारे भाई बहन पर बहुत यकीन है ना कि कुछ गलत नहीं करते। अगर यह वीडियो मैं उन्हें भेज दूंगा तो क्या होगा सोचो जरा। यह कहते हुए अभय तंज भरी मुस्कान के साथ हंसता रहा। रूही आंख बंद करके अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करती रही। रूही ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके कहा, क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन बोलने से पहले याद रखना, मैं कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करूंगी। तुम्हें पैसे चाहिए तो मुंह खोलो, तुम्हारे मुंह खोलने से ज्यादा पैसे तुम्हारे मुंह में ठूंस दूंगी। अभय ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे कोई चिंदी चोर समझती हो जो लाख 2 लाख लेकर मान जाएगा? या तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है? एक बात याद रखना, मानता हूँ मेरे पास तुम्हारे जितना पैसा नहीं है, लेकिन तुम लोगों से कम भी नहीं है, समझी? अब आते हैं मुद्दे पर कि मैं क्या चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, पहले या तो तुम मेरे साथ एक रात बिता लो या फिर अभय की दूसरी बात सुनकर रूही का दिमाग खराब हो गया। रूही ने कहा, तुम पागल हो गए हो और यह सब करने से क्या होगा? इस पर अभय ने कहा, कुछ नहीं होगा, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और वह इन्फॉर्मेशन हमें ऐसे ही मिल सकती है। अब तुम खुद ही सोच लो तुम्हें क्या करना है और प्लीज 1 घंटे में सोचकर बता देना कि तुम मेरी पहली बात मानोगी या दूसरी। वैसे तुम्हें बताऊं, दूसरी बात मान लो फायदे में रहोगी, वरना आज रात तुम्हारे भाइयों की शादी में तुम्हारी फिल्म चल जाएगी। अभय ने फोन कट कर दिया और रूही ने गुस्से में अपना फोन दीवार में दे मारा।
रूही गुस्से में सोफे पर बैठ गई और उसके कानों में अभय की कही हुई बातें गूंजने लगी। रजावत हाउस। सांझ ने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके कमरे में टेडी बियर की लाइन लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी टेडी बियर की दुकान में आ गई। सांझ टेडी बियर को देखकर बहुत खुश हुई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तभी वह अपने बेड से उठकर एक बड़े से टेडी बियर के सामने गई जो उसकी हाइट से भी बड़ा था। वह टेडी बियर सांझ को देखकर बोला, गुड मॉर्निंग सांझ। टेडी बियर के मुंह से गुड मॉर्निंग सुनकर सांझ की स्माइल और बड़ी हो गई। सांझ ने कहा, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सांझ है, पर तुम्हारा क्या नाम है? इस पर टेडी बियर ने कहा, मैं तुम्हारा फेवरेट टेडी बियर बनना चाहता हूँ, तो तुम ही मेरा कोई नाम रख दो। सांझ अपनी मासूमियत के चलते बोली, टेडी बियर, तुम्हें पता है सॉरी ने सांझ को डांट दिया, तो अब सांझ सॉरी से बात नहीं करेगी क्योंकि सॉरी बहुत गुस्सा करते हैं, इसलिए मैं तुम्हारा नाम सॉरी रख देती हूँ। तुम मुझे डांटना मत, नहीं तो सांझ बहुत रोएगी। टेडी बियर ने कहा, और अगर सॉरी आकर माफी मांगेगा तब तुम क्या करोगी? उसे माफ नहीं करोगी? इस पर सांझ ने कहा, नहीं करूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत डांटा और मेरा टेडी बियर भी फाड़ दिया। मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। टेडी बियर ने कहा, नहीं सांझ, ऐसा नहीं कहते। सॉरी तो कितना अच्छा दोस्त है तुम्हारा, भला कोई अपने दोस्त से भी नाराज रहता है? तुम उसे पनिश कर लेना, लेकिन माफ कर देना, बेचारा रात भर मुझे ढूंढता फिरा। सांझ को टेडी बियर की बात समझ नहीं आ रही थी, बस वह इतना ही समझी कि टेडी बियर ने कहा है कि सॉरी को माफ कर दो। सांझ ने अपना एक हाथ बढ़ाया और जैसे ही टेडी बियर के गालों को छूने को हुई, सॉरी ने टेडी बियर हटा दिया। सांझ का हाथ सीधा सॉरी के गालों पर टच कर गया। सॉरी को देखकर सांझ का मुंह बन गया। सॉरी ने अपने दोनों हाथों से कानों को पकड़कर कहा, सॉरी सांझ, अपने दोस्त को माफ नहीं करोगी? सॉरी अपने कान पकड़कर उठक बैठक करने लगा। थोड़ी उठक बैठक करने के बाद सांझ को हंसी आ गई, जिसका साफ मतलब था कि उसने सॉरी को माफ कर दिया। सांझ फिर पलट कर बोली, आप आज के बाद सांझ को डांटोगे तो नहीं? सॉरी ने ना में गर्दन हिला दी। सांझ ने कहा, या इतने सारे टेडी बियर आप लेकर आए हो? सॉरी ने कहा, हाँ, क्योंकि मैंने आपका टेडी बियर फाड़ दिया था, इसलिए सारे टेडी बियर सांझ के लिए हैं। सॉरी सांझ के लिए इतने सारे टेडी बियर लेकर आया है। सांझ खुश हो गई और टेडी बियर को खुश होकर देखने लगी। सांझ को खुश होता हुआ देखकर सॉरी के चेहरे पर भी बड़ी मुस्कुराहट आ गई। फाइनली उसने सांझ को मना ही लिया। सांझ ने सारे टेडी बियर देखे तो सॉरी ने फटे हुए टेडी बियर को उठाते हुए कहा, सांझ, अब इसे फेंक दो या बेकार हो गया है। यह सुनते ही सांझ ने सॉरी से वह टेडी बियर ले लिया और उसे अपने सीने से लगाकर बोली, नहीं, या मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने दिया था, मैं इसे कभी नहीं फेंकूंगी। सॉरी ने अब ज्यादा जिद नहीं की क्योंकि वह जानता था सांझ टेडी बियर को नहीं छोड़ेगी, लेकिन सॉरी बहुत ज्यादा हैरान था कि वह सांझ के लिए एक से एक टेडी बियर लेकर आया है, लेकिन सांझ फिर भी उस छोटे से टेडी बियर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। सॉरी ने भी अब ज्यादा फोर्स नहीं किया और कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, वरदान से टकरा गया। वरदान बहुत देर से कमरे के गेट पर खड़ा होकर सौर्य और सांझ को देख रहा था। वरदान ने सौर्य को छेड़ते हुए कहा, तो जनाब पूरी रात इन खिलौनों को ढूंढ रहे थे? सौर्य छोटी आंखें करके वरदान को देखकर बोला, फूफा जी प्लीज, सुबह सुबह नहीं। सौर्य जैसे ही जाने को हुआ, वरदान ने उसका कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके गर्दन में अपना एक हाथ लपेटते हुए कहा, अच्छा, मतलब तू मुझे किसी भी टाइम छेड़ सकता है, लेकिन मैं नहीं छेड़ सकता। वरदान की बात सुनकर सौर्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल करते हुए कहा, फूफा जी प्लीज रहने दीजिए ना, वैसे भी पूरी रात सोया नहीं हूँ। वरदान ने हंसते हुए कहा, हाँ वह तो मैं भी देख रहा हूँ, आंखें लाल हो गई हैं तुम्हारी। देखो जरा, एक लड़की जिसकी मानसिक स्थिति ठीक भी नहीं है, उसने तुम्हें नचा कर रख दिया। जरा सोचो, अगर यह लड़की ठीक होती तब तुम्हारा क्या हाल करती? सौर्य अपनी बात ठीक करता हुआ बोला, फूफा जी, सांझ ने मुझे नहीं नचाया, बल्कि मैं खुद नाच रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि मैं खुद उसके लिए टेडी बियर ढूंढने गया था। सौर्य ने जैसे तैसे वरदान से अपना कॉलर छुड़वाया और हवा की तरह वहां से भाग गया।
वहीं वरदान के चेहरे पर एक हंसी ठहर गई। वहीं दूसरी तरफ रघुवंशी मेंशन में तैयारी जोरों पर थी और रूही का दिमाग खराब हो रहा था। रघुवंशी मेंशन के बाहर ढोल नगाड़े बज रहे थे। रूही को उन नगाड़ों की आवाज शोर सुनाई दे रही थी। रूही अपने कमरे से नहीं निकली। वह जैसे तैसे अभय के बिछाए हुए जाल से निकलना चाहती थी, लेकिन उसके पास अभय ने कोई चॉइस नहीं छोड़ी थी। रूही परेशान थी और इतने में अभय का फिर से कॉल आया। रूही कुछ बोलती उससे पहले ही अभय ने कहा, रूही प्रैक्टिकल होकर सोचो, तुम बस एक फाइल मुझे चाहिए और कुछ नहीं। रूही जो कभी किसी के सामने रिक्वेस्ट नहीं करती थी, उसने अभय को रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अभय मेरी जिंदगी खराब मत करो। किसी एक पल को तुमने मुझे पसंद किया होगा, तुम्हें उस पल की कसम, यह सब मत करो। क्या मिल जाएगा तुम्हें यह सब करके? इस पर अभय ने कहा, देखो मैंने तुम्हें 3 ऑप्शन दिए हैं, या तो तुम अपने चाचू की इज्जत उछाल दो, या तो तुम मेरे साथ कुछ घंटे बिता लो, या फिर मेरी तीसरी बात मान लो। अगर तुमने इन तीनों में से एक भी बात नहीं मानी तो तुम्हारी इज्जत का जनाजा तो दिव्यांश और सिवाय की बारात के साथ निकलेगा। रूही रघुवंशी फैमिली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मैं हवा की तरह तुम्हारी जिंदगी में तहलका मचा कर चला जाऊंगा। रूही की आंखों में आंसू आ गए। अभय ने कहा, रोने का कोई मतलब नहीं है, डिसीजन लो और जल्दी लो। अगर चाहती हो कि यह शादी शांति से निपट जाए तो मेरी तीसरी बात मान लो। रूही ने अभय की बात सुनकर आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बह गए। इसका साफ मतलब था कि वह अभय की तीसरी बात मान रही है। वहीं दूसरी तरफ राजवीर और हर्षवर्धन दोनों ही एक केबिन में बैठे हुए मीटिंग कर रहे थे। उनके सामने इंडिया के टॉप बिजनेसमैन बैठे हुए थे। मीटिंग खत्म होने के बाद सब ने लंच किया। राजवीर ने थोड़ा सा ही खाना खाया था, तभी एक वेटर आया और सब ने उस वेटर से ड्रिंक ले ली। राजवीर ने भी वेटर के हाथ से ड्रिंक ले ली। सब ने धीरे धीरे ड्रिंक कर ली, लेकिन राजवीर की तबीयत उस ड्रिंक को पीकर खराब होने लगी। हर्षवर्धन ने जब नोटिस किया कि राजवीर की तबीयत खराब हो रही है तो उसने चेयर पर बैठाकर पूछा, क्या हुआ राजवीर? राजवीर ने कहा, पता नहीं चाचू, सिर घूम रहा है। हर्षवर्धन ने कहा, मुझे लगता है किसी ने तुम्हारे साथ शरारत की है और तुम्हारी ड्रिंक में कुछ ऐड कर दिया है। वैसे मीटिंग खत्म हो गई है, चलो घर चलते हैं। शादी होने में भी अभी कुछ घंटे हैं, तुम चल कर रेस्ट कर लो, तब तक तुम ठीक फील करने लगोगे। हर्षवर्धन राजवीर को संभालता हुआ रघुवंशी मेंशन ले आया। अब तक राजवीर को नशा हो चुका था। हर्षवर्धन राजवीर को संभालता हुआ उसके कमरे में ले आया। हर्षवर्धन ने गेट नॉक किया तो रूही ने गेट खोल दिया। रूही की शक्ल बता रही थी कि वह इस वक्त बहुत कितनी परेशान है। हर्षवर्धन ने रूही की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ रूही, कोई प्रॉब्लम है? रूही ने अपने चेहरे को नॉर्मल करते हुए कहा, नहीं चाचू, वह मुझे मेरी ड्रेस की मैचिंग बेंगल मिल नहीं रही है, बस उसे ही ढूंढ रहे हैं। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, शक्ल तो ऐसी लग रही है जैसे पता नहीं क्या रखकर भूल गई। एक बेंगल के लिए तुमने अपनी शक्ल क्यों बिगाड़ रखी है? इस पर रूही ने कहा, चाचू आप तो जानते हैं ना, लड़कियों के नखरे, उन्हें हर चीज मैचिंग की चाहिए। हर्षवर्धन ने रूही को देखकर कहा, देखो रूही, बेशक मैं उम्र में बहुत बड़ा नहीं हूँ, लेकिन दुनिया देखी है मैंने। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। रूही ने कहा, नहीं चाचू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर यह बताइए राजवीर को क्या हुआ? हर्षवर्धन राजवीर को बेड पर लेकर आया और उसे लेटाते हुए बोला, मीटिंग में किसी ने इसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया और इसे नशा हो गया। कुछ देर रेस्ट करने दो, ठीक हो जाएगा। रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी और हर्षवर्धन उसके कमरे से चला गया। हर्षवर्धन को कुछ गड़बड़ तो लग रही थी, लेकिन घर में शादी होने की वजह से उसने फिलहाल इग्नोर करने की सोची। रूही ने जैसे ही अपने कमरे का गेट बंद करके पलटी, वह एकदम से डर गई, क्योंकि राजवीर बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। राजवीर के इतना करीब होने से रूही की धड़कनें तेज हो रही थी। रूही के रोंगटे खड़े हो गए। वह दूसरी बार था जब राजवीर नशे में रूही के करीब गया था। राजवीर ने दोनों हाथों से रूही का चेहरा पकड़कर कहा, बहुत परेशान हो, क्या हुआ? रूही ने ना में गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहती हो कुछ नहीं। राजवीर ने फिर कहा, रूही, मैंने तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा, बताओ क्या हुआ? लेकिन रूही ने फिर से ना में ही गर्दन हिला दी।
राजवीर ने अगले ही पल अपने होंठ रूही के होंठों पर रख दिए, उसे किस करने लगा। रूही की तो आंखें हैरानी से फैल गई। रूही राजवीर को दूर करना चाहती थी, लेकिन राजवीर रूही से हिला भी नहीं। एक डीप किस के बाद राजवीर ने अपना माथा रूही के माथे से लगाकर कहा, तुम सच में मुझे डाइवोर्स देना चाहती हो? सच में मेरी जिंदगी से जाना चाहती हो? तुम सच में मुझे छोड़कर चली जाओगी? तुम मुझे प्यार नहीं करती? तुम अभय से भी तो प्यार करती थी, जबकि वह तो कितना घटिया था। तो क्या मुझे नहीं कर सकती? क्या मेरे साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती? रूही ने राजवीर को खुद से थोड़ा सा दूर करके कहा, राजवीर तुम होश में नहीं हो, थोड़ा सा आराम कर लो। राजवीर फिर से रूही के करीब जाकर बोला, मेरे सवालों का जवाब दो। क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या हम दोनों एक अच्छी जिंदगी नहीं बिता सकते? क्या तुम मेरी अच्छी बीवी बनकर नहीं रह सकती? क्या सच में तुम्हें लग्जरी लाइफ की इतनी आदत पड़ी हुई है कि तुम मेरे प्यार को इग्नोर कर रही हो? बताओ रूही, जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी, मैं आराम नहीं करूंगा। राजवीर की बात सुनकर रूही की आंखों में पानी आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या बोले। पहले ही अभय की बातों से उसका दिमाग खराब कर रखा था, और अभी राजवीर जो दूसरी बार अपने प्यार का इजहार कर रहा था। रूही का दिमाग खराब हो गया। उसने राजवीर के सीने पर हाथ रखकर हल्का सा धक्का देते हुए कहा, राजवीर बहुत हुआ। मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। इस पर राजवीर को थोड़ा सा गुस्सा आया और फिर से रूही के करीब जाकर उसकी हथेली पकड़कर रूही के सामने दिखाता हुआ बोला, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मेरा नाम अपने हाथ पर लिखकर क्यों घूमती हो? अब रूही के दिल की धड़कनें और ज्यादा तेज भागने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि राजवीर उससे यह बात पूछेगा। वह इस बात को पूछने से बच रही थी, लेकिन राजवीर ने नशे की हालत में ही सही लेकिन पूछ ही लिया। रूही अपने ही ख्यालों में थी, तभी राजवीर ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, बताओ रूही, अगर मुझे डाइवोर्स देने के बारे में सोच रही हो तो फिर मेरा नाम अपने हाथों पर क्यों लिखा है? रूही कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों से आंसू और तेजी से बाहर आने लगे। राजवीर ने रूही की बाजू पकड़ी और उसे थोड़ा सा अपने करीब खींचते हुए कहा, बताओ ना रूही, क्या सच में तुम मेरे साथ जीना नहीं चाहती? क्या सच में तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा? रूही कुछ नहीं बोली, बस राजवीर की आंखों में देखती रही, और राजवीर भी जवाब के इंतजार में रूही की आंखों में देखता रहा। अचानक ही राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने रूही की बाजू को छोड़ते हुए कहा, मैं भी क्या सपने देख रहा हूँ? मैं जानता हूँ तुम मुझे कभी नहीं अपनाओगी। वह क्या कहते हैं, मैं तुम्हें स्टैंडर्ड का जो नहीं हूँ। मेरे पास पैसा होता, एक पावर होती, पोजीशन होती तो शायद तुम्हें मुझसे प्यार करने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैं तो एक मामूली सी नौकरी करता हूँ, वह भी तुम्हारे चाचू ने मुझे दी है। राजवीर ने फिर से एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, सही कहा था तुमने। उस दिन चाचू से तुम्हारे फ्रेंड तुम्हारे हस्बैंड के बारे में पूछेंगे तो तुम कभी उसे मेरे बारे में बता नहीं पाओगी, और यही रीजन है कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही। राजवीर की बातें रूही के दिल को जला रही थी। वह जानती थी राजवीर उससे प्यार करने लगा है, लेकिन रूही उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह क्या करे और क्या ना करे। उसे राजवीर अच्छा लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से इनकार भी करती थी। राजवीर वापस से बेड पर आ गया और पेट के बल ही लेट गया और कुछ ही देर में बड़बड़ाता हुआ सो गया। रूही जहां खड़ी थी वहीं झटके से बैठ गई और अपने हाथों से अपना मुंह छुपा कर रोने लगी। रूही पहले ही बहुत परेशान थी। उसने सोचा था कि शायद वह राजवीर को बता देगी तो राजवीर उसकी हेल्प कर देगा, लेकिन राजवीर की हालत इस वक्त उसकी हेल्प करने की नहीं थी। ऊपर से राजवीर के सवाल उसे और ज्यादा परेशान कर रहे थे। रूही का मन कर रहा था कि वह अभी इन सब से कहीं भाग कर चली जाए और कभी वापस ना आए, लेकिन किस्मत अपना खेल जब खेलती है तो अच्छे अच्छे को नचा देती है, और इस वक्त रूही को नचा रही थी। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।